अब क्वेश्चंस नोट कर लेना है, मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ना। जैसे कल 2 क्वेश्चन रह गए थे ना, उसका फाइनल एक तो प्रोबेबिलिटी वाला था, उसका भी ट्राई करने का टाइम नहीं मिल रहा, बट मैं करता हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस रह जाते हैं आप फोटो एक जगह रख सकते हैं या मुझे भेजे, मैं खुद सेव कर लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अपने पार्ट से आप लोग ट्राई करके बताइए डाउट। और आगे या तो मुझे लग रहा है या तो अभी गेट का पीवाई तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे नेट का सिलेबस कंटिन्यू करें। ये कैसे क्या करना है बताइए। तो अभी क्या असाइनमेंट ओपन करूँ, कौन सा ट्राई करके आए हैं? है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो वो मैं देखूंगा। लेकिन अभी फिर भी एक बार आप सॉल्व करके एटलीस्ट वो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। मतलब वो जो आपसे नहीं हो रहे हैं, जो आपको डाउट है, तो उस पर थोड़ा सा मैं फिर वर्क करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक साथ। स्पेशली जो क्वेश्चन फंस जाते हैं ना वो। बट क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा, कई बार ना इमीडिएटली आप नहीं कर पाएंगे। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एग्जाम में भी 100% अटेम्प्ट करना सारे पार्ट के जरूरी नहीं है, क्योंकि नेट में तो जरूरी नहीं है क्या कि सारे 400 मार्क्स अटेम्प्ट करना, बट फिर भी जितना हो सकता है उतना तो करना ही है आपको। ये है। कहाँ से स्टार्ट करें बताइए, डाउट है ट्राई करके आए आप लोग? नहीं तो मुझे लगता है पहले आप नेट गेट के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, जितना सिलेबस हुआ है। और आगे के सिलेबस जो है सो वो भी क्लासेस मुझे लगता है गेट का पीवाईक्यू मैं कंप्लीट करा देता हूँ, ये तो उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि पहले गेट का जो पीवाईक्यू चल रहा है, अभी 1.5 घंटे क्लास हो रही है, तो 2-2.5 घंटे करके उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले। फिर गेट का खत्म हो जाएगा, फिर गेट का मॉक टेस्ट डिस्कशन रहेगा ना। ये है। कुछ असाइनमेंट ट्राई करके आए या कैसे करना है बताइए, क्या करना है? जो असाइनमेंट मैंने ग्रुप में भेजे थे आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और जो डाउट है बताइए, मैं कोशिश करता हूँ। और जो नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करके फिर डिस्कस करूंगा। ये है। तो वो क्वेश्चन भी आप अपना का ना कलेक्ट करके रखिए, फिर हम ट्राई करेंगे। 34। किस में, यूनिवेरिएट वाले में? यस सर। तो क्योंकि अरे यार ये फिर इसका समस्या स्टार्ट हो गया। पेन ड्राइव्स। बताइए। तो थर्टी फोर्थ, फोर पे आंसर 34 गलत था है ना? क्या? हाँ हाँ, 34। तो देखो जिन लोगों ट्राई किए आप ट्राई करके कंप्लीट कीजिए और डाउट बताइए, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे आगे। ये है फिर आगे। मतलब जितना गेट का सिलेबस में किया है उसके क्वेश्चंस नेट में जो भी हैं उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। और अभी गेट डिस्कशन भी हो रहा है, नहीं तो मैं कल से ऐसा करूंगा, इसको अभी स्टॉप कर दूंगा, पहले गेट का पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे फिर वापस नेट पे आएंगे। ये है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमन हैं, तो वो हो रहा है।
और इंस्टीड ऑफ 1.5 आवर गेट की क्लास, मैं 2.5-3 घंटे की क्लास करके PYQ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। या तो जैम 7 to 9 और इसको 9 to 11 गेट कर देंगे, अभी कल से वैसे ही रखेंगे। क्योंकि एक दो बच्चा ये जो ट्राई कर रहा था वो तो आप डाउट क्लास में ही पूछ सकते हैं, पूछते ही हैं, ये है। क्योंकि जब तक ट्राई नहीं अच्छा करो वो क्या ही ठीक मतलब। है। हाँ हाँ गेट का हो जाए पहले, ठीक है वो भी। हाँ, मतलब जैसे अभी क्या है ना, उसमें 1 घंटे से अभी क्या है कि वो हो गया। इससे अच्छा है कि 7 to 9 में जैम कराऊँ, 9 to 11 गेट कराऊँ, फिर गेट एक बार PYQ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि गेट PYQ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, ऐसा तो है नहीं गेट हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि जो नेट एस्पिरेंट है वो गेट के भी एस्पिरेंट हैं ऑलमोस्ट सब, वैसा है, एक दो बच्चों को छोड़ के अगर ऐसा होगा तो नहीं तो गेट के जो पढ़ रहे हैं वो नेट में भी डायरेक्टली हेल्प करेगा। क्योंकि सारे टॉपिक जैम का पूरा सिलेबस गेट में, गेट का पूरा नेट में है। तो गेट के सारे PYQ अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे वो हो जाएगा, फिर हम नेट पे आएंगे। फिर गेट का सिलेबस PYQ खत्म तो उसका काम खत्म हो गया, फिर मॉक टेस्ट का रहेगा। तो गेट बैच को हम स्टॉप भी कर सकते हैं उसके बाद, PYQ के बाद फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन का कभी कभी शेड्यूल करके करेंगे। फिर नेट चलता रहेगा सिर्फ गेट के बाद, ये है। फिर जो बाकी सिलेबस रह गए हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं उसके बाद। और जब तक आप लोग अपना खुद भी जो PYQ नेट के वो करते आइए, मतलब ऐसा ही कहना पड़ेगा, आप लोग बच्चे थोड़ी हैं। बच्चों को भी, जिनको खुद अपने करियर को लेकर, जो आदमी सीरियस है, जो मतलब जो भी पर्सन सीरियस है तो खुद सॉल्व करेगा। मुझे थोड़ी बोलना पड़ेगा कि आप सॉल्व करो, आके डाउट पूछो। क्योंकि जो सिंसियर है वो खुद करेंगे, खुद डाउट पूछेंगे, बोलने थोड़ी मतलब मैं बोलूंगा तब थोड़ी आप लाइफ में अच्छा करोगे। आपको खुद अच्छा अच्छा करना है, इसलिए आपको मेहनत करना है, ये चीज़ें हैं। और आपको बोलने के बाद करना पड़ रहा है, देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ, ये चीज़ है। और सिर्फ क्लास अटेंड करने से बहुत कुछ थोड़ी आ जाएगा जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे। बट ठीक है, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट पर्सन मुझे सब आता है, जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बाकी जो डाउट रह जाएंगे तो वो मैं ट्राई करके फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन होगा, है ना, ये श्योर है। जरूरी नहीं कि मुझे सब आता हो, लेकिन ये कि मैं भी सीख सकता हूँ ना। कैसा थोड़ी कि मुझे जो नहीं आता मैं सीख नहीं सकता, तो है ना, तो वो मैं सीख सकता हूँ, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा है। तो बट उसके लिए है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, फिर आप मुझसे पूछो। तो या तो मुझे वो आता होगा या मुझे नहीं आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर मैं सीखूंगा, फिर मैं सिखाऊंगा, ऐसा है। बट उसके लिए पहले आप तो खुद डिसाइड करो ना कि आपको क्या सीखना है। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी पढ़ा दो हम पढ़ लेंगे, तो वो तो ऐसे हो गया इरेस्पॉन्सिबल टाइप का। हाँ बताइए, कहाँ डाउट है इसमें। सर इसमें आंसर जो है डी दिया है। अच्छा, और नॉट करेक्ट पूछ रहा ना। सॉरी सी दिया है बट आंसर डी आ रहा है। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत, आंसर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कई बार आंसर ऑफिशियल आंसर की भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे असाइनमेंट में है या किसी के असाइनमेंट में है तो कई बार टाइपिस्ट से गलती हो जाती है, जो प्रूफ रीडिंग कर रहा है वो भी ध्यान नहीं देता है, तो वो गलती फिर कैरी ऑन होते रहता है, ये है। तो आप ऑफिशियल आंसर की में एक बार देख सकते हैं, नहीं तो हमारे सोल्यूशन पे, अपना सोल्यूशन पे आप भरोसा कीजिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये है। क्योंकि एट द एंड एग्जाम में भी सॉल्यूशन हमें पता होगा नहीं, एग्जाम में भी आंसर की पता होगा नहीं, तो हमें अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ही आंसर टिक करना होगा एग्जाम में। तो आप वही मान के सॉल्व कीजिए कि मान लो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन होंगे तो क्या आप आंसर की देख के टिक करेंगे या आपको जो समझ आएगा वो टिक करेंगे। तो हमें जो समझ आएगा वो टिक करेंगे, ये है। ठीक है ना। ठीक है सर, फिर हो हाँ जाए ठीक। तो वो है, क्योंकि आंसर ऑफिशियल मैच कर लिया, ऑफिशियल में ऐसा है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका आ रहा है वो सही है, मैं भी करूंगा वही आएगा, ये चीज़ें। तो वो गलत हो सकता है इसमें आंसर, क्योंकि वो इधर उधर कई बार वो देख रहा है वही गलत देख लिया, या टाइपिंग किया उसने गलत टाइप कर दिया, तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो इस तरह से रहते हैं। नेक्स्ट बताइए जो डिस्कस करना। बाकी लोग भी जितने असाइनमेंट प्रयास, बाकी लोग को बोल रहा हूँ जो प्रयास बैच में जितने असाइनमेंट भेजे हैं आप सब ट्राई कीजिए। एटलीस्ट जो गेट के सिलेबस का क्वेश्चंस नेट में आते हैं वो सब ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और आप उसको पूछिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो मुझे आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई आदमी है तो सब आता है, किसी को कुछ सब नहीं आता। लेकिन यह है कि सब कुछ सीखा जा सकता है, जो जरूरत है एटलीस्ट उतना तो सॉल्व कर। जब आप पूछे जैसे कुछ क्वेश्चन फंसा है तो मैं वो देख रहा हूँ, फिर वो एक बार सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिलेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन फंस जाता है वो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, फिर हम लोग एक थोड़ा टाइम लेके फिर हम सॉल्व करेंगे। आप 2-3 बार पूछेंगे तो मुझे समाव कराना ही पड़ेगा, ये है। जी नेक्स्ट बताइए। 36। 36। और देखो CSIR नेट बैच पढ़ाने का मेरा पर्पस यही सीखना ही था, सीखना ही है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई पैसे कमा लेगा स्टैट्स पढ़ा के। स्टैट्स कोचिंग पढ़ा के कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ही बहुत कम हैं। तो जो पढ़ा रहा है, स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीखने के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये है। क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म ना तो कोचिंग करियर है ना मैं लॉन्ग टर्म रहने वाला हूँ, ये है ना, 1-2 साल का बिजनेस है, उसके बाद अपन चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं तो एटलीस्ट नहीं रहूँगा इस फील्ड में, ये है। क्योंकि मेरा अपना एक एम्बिशन है लाइफ में। सो ये मैं पढ़ा रहा हूँ कि सो दैट इसके बहाने मैं सीख रहा हूँ, है ना। पैसे थोड़े बहुत आ रहे हैं वो भी है, लेकिन सीख रहा हूँ, ये ज़्यादा
बड़ा पर्पस है मेरा। ठीक है, सो y1 y2 with the two independent random variable taking value 1 and -1 है ना। सो y1 इज 1 -1, y2 की वैल्यू भी 1 -1 हो सकती है। अब विथ प्रोबेबिलिटी हाफ ईच, मतलब यूनिफॉर्म है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन -1 and 1, ठीक। एंड आपको x1 जो है y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है, x3 x2 x1 है। ये क्या कर रखा है, ओ अच्छा ऐसा है, एक मिनट, जो x1 है वो तो y1 है, x2 है वो y2 है, x3 है जो x2 x1 है, x4 है वो x3 x2 है, इज इट, है ना, क्योंकि वहां से दिख रहा है हमें। और जो xn है दैट इज xn-1 इंटू xn-2, इस तरह से है। तो जैसे अगर मैं लिखूं इसको, तो ये x2 x1 है, तो मतलब ये हो गया y1 y2, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा x3 x2, तो x3 इंटू x2, तो ये होगा y1 इंटू y2 स्क्वायर, इट विल कीप गोइंग, है ना। अगर इसको मैं थोड़ा सा और लिखूं तो पैटर्न आपको समझ आएगा। सो लाइक जो x5 है वो होगा x4 x3, ठीक है। सो x5 इज x4 x3, x4 और x3 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा y1 स्क्वायर इंटू y2 क्यूब, यही चल रहा है। फिर ऐसे ही x6 जो होगा वो होगा x5 x4। सो आप पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये होगा y1 क्यूब इंटू y2 की पावर 3 + 2 5, ऐसा है। तो हर बार क्या हो रहा है, हर बार जब आप ऐड कर रहे हैं तो पावर में इंक्रीमेंट देखना है क्या हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, या इतना क्यों कर रहे हैं ना, वैसे भी देख सकते हैं वहाँ पे बोल रहा है x8, अच्छा हमें x8 तक जाना है, x8 x9 x10, ओके। ठीक है, तो वैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। चलो इतना लिखे आगे कड़ी लेते हैं। तो x, यहाँ से आप लिखेंगे x7, तो ये क्या होगा x6 इंटू x5, और x6 इंटू x5 करेंगे तो ये होगा y1 की पावर 5 और y2 की पावर 8, ऐसा एंड सो ऑन। x तो हमें क्या नेक्स्ट ना 8 उतना लिख ही देता हूँ, क्या ये, तो x8 76, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो y1 की पावर हो जाएगी 8 इंटू y2 की पावर 13 एंड x9 की पावर जो x9 जो होगी x8 इंटू x7। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको, 8 + 5 कितना 13, वो ऐड होते जा रहा है पावर एक्चुअली, और यहाँ से क्या आ गया 8 + 5, एक मिनट, 13 + 8 ना, कितना 21, एंड फाइनली जो x10 है वो आ जाएगा y1 रेज़ टू पावर 21 इंटू y2 रेज़ टू पावर 21 + 13। दूसरा अप्रोच भी हो सकता है बट थोड़ा मैंने टाइम टेकिंग अप्रोच है ये। तो इससे आ जाएगा 34, यहाँ तक ठीक है। तो मेनली आपको इन तीनों का काम है जो बोला गया है। अब देखिए एक एक करके पुट करके, तो सबको yi में ले आइए, क्योंकि इसने बता रखा है कि y1 y2 इंडिपेंडेंट है, इनफैक्ट IID है ना। सो y1 y2 आर IID यूनिफॉर्म -1 1, यही है। सो IID यूनिफॉर्म -1 1 है। अब बताइए, तो पहला ऑप्शन ही चेक करके देखिए क्या आएगा। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है, x8 1 है, सो दिस क्वांटिटी इज 1 एंड x9 1 है, x10 -1 है। सोचिए क्या हो सकता है, तो आपको कॉमन ढूंढना है, क्योंकि ईच रैंडम वेरिएबल जो है ना yi जो जितने भी हमने xi's लिखे हैं वो सब प्लस या -1 होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि y1 का सपोर्ट प्लस या -1 है, y2 का सपोर्ट भी प्लस या -1 है। सो समहाउ आपको ईच ऑप्शन को y1 y2 में लाना पड़ेगा। सो y1 y2 में ले आइए क्या होता है,
ला पाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए, x8 1 हो, x9 1 हो, x10 -1 हो, तो ऐसा क्या फेवरेबल चॉइस होगा? y1 जो है -1 ले रहा है, y2 1 ले रहा है। जैसे x8 1 कब हो सकता है? एक इवन एक ऑड है ना? तो यहाँ पे है कि y2 को अगर आप -1 ले लेंगे, तो पहला ऑप्शन का आप बता रहे हैं, फेवरेबल ढूंढिए क्या होगा। सो y1 क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और y2 क्या पॉसिबल है, बस ये देखना है आपको। y1 -1, y2 1, चलिए तो एक चेक करते हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 टोटल 1। ना 4 चॉइसेस हैं, 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1। तो देखना 4 केसेस में से कौन सा केस फेवरेबल है। 1 1 1 -1 -1 1 एंड 1 1 1 रिपीट कर रहा हूँ ना, -1 लास्ट वाला, 1 1 1 -1 -1 -1 तो 4 पेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करना है कौन सा फेवरेबल। देखो ये सेटिस्फाई करेगी तो मुझे इजीली निकाल सकते हैं कि हमने y1 -1 लिया, y2 1 लिया, पुट करके देख लीजिए। सो ये फेवरेबल केस होगा कि नहीं होगा हमारे चाहे पास। दोनों 1 हो जाए। समझ रहे हैं ना कि मैं कह रहा हूं हमारे पास 4 फेवरेबल, 4 चॉइसेस टोटल है जो हो सकती है ज्वाइंट में। सो y1 y2 कैन टेक वैल्यू, या तो 1 1 होगी, या 1 -1 होगी, या -1 1 होगी, एंड -1 -1 होगी, और ईच की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो बस आपको हर ऑप्शन में इतना ही चेक करना है कि कितने फेवरेबल इन 4 में से। जैसे 1 1 चेक करते हैं, क्या 1 1 इसको फेवर करेगी, तो मैं यहाँ 1 1 रखता हूँ, तो x8 1 आ जाएगी, तो ओके, यहाँ तो ओके है। इसमें रखते हैं 1 1 1 आ जाएगी, यहाँ 1 1 रखेंगे तो ये -1 कह रहा है, लेकिन अगर मैं 1 1 लूंगा, y1 इज 1 y2 इज 1, तो ये इन तीनों को सपोर्ट नहीं करेगी, x10 को सपोर्ट नहीं करेगी, है ना, x10 -1 नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट फेवरेबल केस। नेक्स्ट चेक करेंगे, ऐसे एक एक करके आप चेक करेंगे, तो बस चेक करना इन 4 में से कौन सा फेवरेबल चॉइस है इसके लिए। अगर 3 आया तो 3/4, क्योंकि ईच का 1/4, 2 आया तो 2/4, 1 आया तो 1/4। समझ पा रहे ना, अब कर लेंगे आप इजीली, ये ठीक, ओके। है ना, हो गया ना, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि जो बच्चे एटलीस्ट सीरियस, इनको एग्जाम निकालना, आप जैम गेट नेट सबके पीवाईक्यू ढंग से कर लो, आपके सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और आप देखेंगे सेम टॉपिक के ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, ये चीज़ें। तो उससे आप, है ना, जनरली क्या होता है, स्टैट्स में बच्चों का बेसिक ही वीक होता है, और वो नेट में स्टैट्स के क्वेश्चन का लेवल ही बहुत अलग है। तो अगर जैम गेट के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, क्योंकि नेट का लेवल अलग है, आप देख पा रहे होंगे नेट में क्वेश्चंस का लेवल एक डिफरेंट लेवल है। जैम गेट तो उसके, है ना, सामने कुछ नहीं है इतना, इसका लेवल थोड़ा बहुत डिफरेंट और बहुत हाई लेवल है। तो इसके लिए आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर आपसे जैम गेट के क्वेश्चन नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप नेट के क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब जिन बच्चों से जैम गेट के क्वेश्चन ही नहीं होते हैं तो आप नेट के क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत कम ही ऐसा होगा आप कर पाएंगे, 10% क्वेश्चन मुश्किल से कर पाएंगे आप, ये है। अगर जैम गेट के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका एटलीस्ट फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, तो नेट में अराउंड 40-50% तक आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, तब भी जरूरी, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, स्टिल आई फील कि इतना है कि मेरा भी अभी वो लेवल नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कर सकूँ, है ना। अभी मैं भी 70-80% क्वेश्चन ही कर पाता हूँ नेट का, स्टैट्स का ही बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए सीखने की जरूरत है, मतलब मुझे भी और आपको भी, ये चीज़ें हैं। बताइए नेक्स्ट। 40 50 40 40, अच्छा ये। सो यहाँ पे n a1 a2 डॉट 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 आर इंडिपेंडेंट रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल्स सच दैट n इज इक्वल टू k, जो है 1 - p इंटू पी की पावर k, मतलब ज्योमेट्रिक है ना। सो n हैज अ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ फेलियर वाला, बिफोर फर्स्ट सक्सेस। एंड ai जो है सीक्वेंस ऑफ IID बाउंडेड रैंडम वेरिएबल है, कौन सा, ai's, अच्छा। सो एक्साइज के बजाय ai's लिया है, एक मिनट क्या लिखा है, ai's ना, इज अ सीक्वेंस ऑफ IID बाउंडेड रैंडम वेरिएबल्स, ओके। तो n भी रैंडम वेरिएबल है, ज्योमेट्रिक है, ai's रैंडम वेरिएबल्स है, लेट, अब एक्स डब्ल्यू डिफाइन कर रहा है। सो एक्स डब्ल्यू इज 0 अगर एन डब्ल्यू 0 है, और एक्स डब्ल्यू समेसन ए जे है, मतलब A1 A2 A K तक। जब एन डब्ल्यू के है तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर
नेसेसरीली करेक्ट, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली करेक्ट, कौन सा होगा जो करेक्ट होगा। एक्स बाउंडेड रैंडम वेरिएबल होगा, तो जरा इसके बारे में सोचते हैं। तो हमें ये बता रखा है कि ए आई इज बाउंडेड है। सो ए आई इज रैंडम वेरिएबल बाउंडेड होने का क्या मतलब है कि रेंज इसका बाउंडेड हो। कोई फंक्शन बाउंडेड होने का क्या मतलब होता है, जब बोलते हैं एफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, तो इसका मतलब देयर इज अ नंबर m सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तो रैंडम वेरिएबल का डोमेन है सैंपल स्पेस, है ना, ओमेगा। सो कैपिटल ओमेगा डोमेन है रैंडम वेरिएबल का। तो हमें बता रखा है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन, दीज आर IID बाउंडेड रैंडम वेरिएबल्स। तो मतलब ये तो फिक्स है कि जैसे यहां पे बता रखा है कि आपके पास जो है ना, ये जो ए आईज हैं, ये इसका जो रेंज होगा, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं कि एक मिनट, तो ऐसे लिख देता हूं, ए आईज ओमेगा दिस इज लेस देन m फॉर सम m बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, है ना। ये मतलब है बाउंडेड होने का यहाँ पे, कि रैंडम वेरिएबल ए आई इज बाउंडेड है। ये जो ए आई है ना, बाउंडेड रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब है कि ईच ए आई के लिए एटलीस्ट यू विल गेट वन एम आई। ऐसे समझ सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एम आई फॉर ए आईज, जिसके लिए मॉड ए आई जो होगा लेस देन, क्योंकि एफ एक्स टाइप का है तो एफ की जगह ए यूज हो रहा है, एक्स की जगह ओमेगा। ओमेगा क्या है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट है, ओमेगा इज द आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस, है ना, ये चीज है। सो कोई भी आउटकम लेंगे सैंपल डोमेन में से तो वो बाउंडेड होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक्स बाउंडेड है, तो ये तो इजी है डिसाइड करना। अब खुद सोचिए कि ईच ए आई इज बाउंडेड है और एक्स जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 ak है, और यहाँ पे जीरो है, तो जीरो तो बाउंडेड नंबर है ना। बाउंडेड कब होता है, जिसका अपर लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करता है। सो तो a1 से ak बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, बताइए आप खुद सोचिए। अगर a1 a2 a3 a4 ak ईच रैंडम वेरिएबल्स आर बाउंडेड रैंडम वेरिएबल्स, तो उसका सम बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा ना। क्योंकि अगर मैंने कहा कि ए आई का अपर बाउंड मॉड ए आई लेस देन एम आई है, तो उसका सम जो होगा वो लेस देन m1 प्लस m2 प्लस m3 mk। तो इसका जो अपर बाउंड है m1 प्लस m2 प्लस m2 mk होगा, वो होगा लोअर बाउंड उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो बाउंडेड तो होगा। तो ये तो ठीक लग रहा है ना, कि x इज अ बाउंडेड रैंडम वेरिएबल, क्योंकि x जस्ट सम है a1 a2 ak तक, है ना, सम है सिर्फ k टर्म तक, k कहां पे कोई नंबर है ना। सो फॉर अ फिक्स k होगा, ये बाउंडेड तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ x इज, अब x का mgf निकालना है आपको। सो मुझे बताइए सम ऑफ ज्योमेट्रिक क्या होता है, अच्छा ज्योमेट्रिक तो n था, है ना, एन डब्ल्यू इज k। अच्छा n क्या है यहाँ पे, ओ, तो यहाँ पे जो था एन डब्ल्यू इज k ना, और एन डब्ल्यू k है, और n हो सकता है 0 से इन्फिनिटी तक, कुछ भी रैंडम है ये। बट एक फॉर है ना, फॉर सम के तो बाउंडेड होना चाहिए, बट k अगर बहुत लार्ज होगा तो, और फॉर फिक्स k है ना, किसी पर्टिकुलर k के लिए तो बाउंडेड होगा। ठीक है ना। अब दूसरा mgf निकालना आपको सम का, वही कह रहा हूँ, जैसे ये a यहाँ पे n खुद ज्योमेट्रिक, लेकिन ए आई का वो नहीं पता ना मुझे, ए आई का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, ए आई कोई है पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, हमें किसका चाहिए, x का। तो x का आने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आएगा a1 a2 ak, है ना, वो है, और यहाँ n खुद आपका रैंडम वेरिएबल है, तो ये कह रहा है कि q अपॉन 1 माइनस पी इंटू टी, है ना। सो q अपॉन 1 माइनस पी टी, और यहाँ जो t के प्लेस पे इसने लिया है मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ a, है ना, t के प्लेस पे क्या है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है a का। कैसे निकालेंगे बताइए, अब a का तो चलो कोई होगा,
सो हाउ टू फाइंड एम जी एफ ऑफ सम, तो वैसे तो हम जानते हैं सम का हम लोग सिंपली अगर के को फिक्स कर दे तो वैसे तो हो जाता है एम, क्या होगा, M1T M2T M3T, जहाँ M1 है A1 का एम है ना, मतलब इंडिपेंडेंट अगर होगा तो बता ही रखा है इंडिपेंडेंट है, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है ना, क्या होगा ड्राइव करके देखो जरा। जीरो के लिए चलो जीरो हो जाएगा, तो मेन बचेगा ये। सम के लिए क्या होता है, जैसे आपको बोला जाए कि मेनली हम लोग जो देख रहे हैं कि x जो है ज़ीरो है अगर n ज़ीरो है, ठीक है ना, और ये बोल रहा है A1 से लेके, सो A1 से लेके AK तक है, जहाँ पे n जो है वो k के इक्वल है ना, n इज k। n क्या था, n का डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक p, यही था, n इज ज्योमेट्रिक p। सो है ना, k की पॉसिबल चॉइस यहाँ पे है 1 से लेके कुछ भी हो सकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए x का mgf क्या होगा। तो x का मतलब कहीं ना कहीं जीरो पे, तो मुझे लग रहा है ठीक है, जीरो पे तो क्या ही होगा, n जीरो है तो x खुद जीरो हो गया। जिससे जो डी जनरेट होता है तो उसमें क्या होता है, n जीरो पे x जीरो है। ठीक है, अभी मैं इसका सिर्फ सोचता हूँ पॉजिटिव के लिए। सो A1 A2, अभी इसके लिए बात करते हैं क्या आता है AK, ये कितना आएगा, तो ये तो ऐसा आ जाएगा MA1, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता रहेगा और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सेम ही आएगा, तो ये तो इसकी पावर k आ जाएगी। लेकिन यहाँ k भी रैंडम था, है ना, k इज ऑल्सो रैंडम, तो कैसे डील करेंगे उसको, k खुद रैंडम वेरिएबल है, ये जो k है वो भी रैंडम है, क्योंकि वहाँ k तो n की वैल्यू है ना, मतलब ये समझिए आप, ये n तक है और यहाँ n खुद रैंडम है। सो दिस n इज इटसेल्फ अ रैंडम वेरिएबल। तो ये जैसे एक्सपेक्टेशन का जो डेफिनेशन डबल एक्सपेक्टेशन से कर सकते हैं, है ना, Tx, और सो यहाँ x की जगह A1 to AN, ये एक्सपेक्टेशन ही तो है, और अगर डबल एक्सपेक्टेशन लगाए तो क्या होगा, गिवन n हो जाएगा, गिवन n हो जाएगा तो वो आ जाएगा, फिर गिवन n रहेगा। अब n जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से आप सम करेंगे तो क्या आएगा बताइए। जैसे अगर n जीरो है सो क्या है, और 1 है तो क्या है, इस तरह से। सो n जीरो पे तो मुझे लगा कि जब जो डी जनरेट होता है उसका एक्सपेक्टेशन कितना आता है, e की पावर t इंटू जीरो, तो 1 ही आ जाता है ना। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि प्रोबेबिलिटी जैसे n इज इक्वल टू k एंड देन k फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक्सपेक्टेशन में आ जाएगा गिवन k,
है ना। तो जो लिखा था ma1 इसकी पावर रहेगी k एंड समेशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये कितना आएगा, इसका सम निकालिए। निकाल पाएंगे? तो इसमें क्या था, हमें तो दे रखा ना इसका वो डिस्ट्रीब्यूशन। के को अगर जीरो रखेंगे तो ये आएगा, इसका सीरीज का सम कीजिए क्या आता है। मुश्किल नहीं है, के को जीरो रख देंगे ना, उस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो कोई नंबर, अब इसको एज अ नंबर ट्रीट कीजिए। के यहाँ वेरिएबल है, अब वो प्रोबेबिलिटी है के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज क्या था, पीएमएफ क्यू इंटू पी की पावर के। so this is q into p की पावर k एंड अभी एम ए लिख देता हूं एम ए या एम ए वन रहने दीजिए, इसकी पावर k। ये मुश्किल नहीं है ना, इसका सम निकालना तो आसान है। ज्योमेट्रिक इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्यू बाहर कर लीजिए और k को जब जीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 1 अपॉन क्या, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो क्या है, क्यू बाहर है ना, कॉमन रेशियो है p इंटू एम ए वन टी, यही है ना। देख लीजिए a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो हर बार q तो बाहर आ गया, तो हर बार ये चल रहा है कॉमन रेशियो। सो ये फाइनली 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी एम ऑफ ए वन इंटू टी, यही आया। सो ये आ गया x का mgf। क्योंकि यहाँ n भी रैंडम था तो इसलिए समेशन लगाना पड़ा। यही ऑप्शन है, क्या कह रहा है ये, q अपॉन 1 माइनस पी एम है, तो ये भी ट्रू है, देख लीजिए। यहाँ कहीं ना कहीं हमने इसको ऐसा लिखा है, इसी चीज़ को समझिए आप कि मुझे कैलकुलेट करना था तो टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई समेशन ओवर आई, तो वैसे ही। क्योंकि यहाँ एन रैंडम वेरिएबल है तो एन के अकॉर्डिंग हमने एन जीरो भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो जीरो की क्या प्रोबेबिलिटी है इनटू वैल्यू फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको टोटल एक्सपेक्टेशन का आई थिंक फॉर्मूला ही बोलते हैं, टोटल एक्सपेक्टेशन आता है, तो इससे आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ दिस। तो सिमिलरली आई थिंक ये भी आ जाएगा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि क्या ही डिफरेंस आएगा, वहाँ कैरेक्टरिस्टिक था तो वही चलता रहेगा। सो बी सही है तो सी भी सही है। अब बनता है एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, इसको सोचना है क्या एक्स सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है एबीसी करेक्ट दिख रहा है, देखना पड़ेगा ना। बाकी यहाँ पे आप देखिए, सो क्या ये एक्स जो है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप अगर ये चेक कर लीजिए कि एक्स और माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सिमेट्रिक होगा जीरो के अबाउट, क्योंकि थ्योरम है ना, एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट के इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस के एंड के माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ है। तो एक्स सिमेट्रिक अबाउट जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बताइए एक्स और माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, एक्स का सपोर्ट क्या होगा, अगर आप एक्स का सपोर्ट देखेंगे तो एक्स है सम ऑफ ए आईज। अब ए आईज का तो पता नहीं ए आईज क्या है इसका सपोर्ट, है ना, ए आई का सपोर्ट तो दिया नहीं ना इसने। ए आईज का सपोर्ट तो नहीं पता है, के का सपोर्ट पता है हमें। तो एक्स एंड माइनस एक्स विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा तब होगा जब ए और माइनस ए कुछ ऐसा होना चाहिए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसा कुछ कहा है नहीं, है ना। ए आई जो है रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, लिखा है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसका रेंज या कोडोमेन, मतलब रेंज स्पेशली रियल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट है। सो ये रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। ऐसे कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। सो कैन वी से एक्स एंड माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड,
एक्स है A1 A2 AK माइनस एक्स क्या होगा, तो उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तब होगा जब ए और माइनस ए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब हो भी सकता है। अगर ए और माइनस ए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तब ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि ए और माइनस ए आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसने कहा है ए आई सिक्वेंस ऑफ आई आई डी बाउंडेड रैंडम वेरिएबल है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं आइडिया तो मिल नहीं रहा, तो आई थिंक डी करेक्ट होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मान लो अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं ABC लगा के आऊँगा, सिंपल ये है। अब आंसर की जो भी हो, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो लॉजिकली मुझे समझ आ रहा है वो ABC समझ आ रहा है ना, तो ये देखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से सोच सकते हैं। बताइए बाकी कुछ लोग को कोई कमेंट किसी का है तो बताइए इस क्वेश्चन में ना। थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, मतलब डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा इस फील्ड में, तब जाके आपको मतलब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेगा उसके बाद, जो कि मैं वही कर रहा हूँ, है ना। ये है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। हाँ सर इसमें फिर अगर ए और माइनस है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर ए और माइनस से आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो -0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -A1 -A2 -A3 -AK। और जब आप कह रहे हैं कि A1 और -A1 का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, A2 -A2 का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके सम का भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मान लो जेड और टी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, करस्पॉन्डिंग सम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। हाँ, अगर ए आई होगा सिमेट्रिक अबाउट 0 तो वो हो जाएगा, मतलब हाँ AI माइनस AI का आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो होना चाहिए। लेकिन उसके लिए यहाँ पे थोड़ा है K पे ना, अच्छा K पे भी देखना पड़ेगा, बट K तो दोनों में आएगा ना, क्योंकि सॉरी सिर्फ X में ही आएगा, वो तो -X में भी आएगा अगर ऐसा होगा तो दोनों में आएंगे। तो हम तो वही K तो रैंडम है, K के लिए तो बात कर रहे हैं A1 A2 AK, फिर उसका होगा -A1 -A2 -A3 -AK, उस तरह से, तो ठीक है हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बताइए भाई जिनका डाउट है नेक्स्ट में। तो सॉल्व करके आइए, ट्राई करके आइए, फिर देखते हैं फिर आंसर होगा नहीं। क्या आंसर की क्या दे रखा है जी अवनीश, आंसर सी की दिया है। ओनली सी। तो अभी कौन से 40 देख रहे थे हम लोग, तो 40 में 40 देख रहे हैं ना। ऑफिशियल में चेक कीजिए 2014 वाले ना, क्योंकि इसमें हो सकता है गलत भी लगा रखा हो। हाँ तो अभी वही चेक कर रहे थे, बट पेपर मिला आंसर की नहीं मिल रहा है। ओहो हो, फिर तो दिक्कत है, क्योंकि ऑफिशियल में तो ट्रस्ट कर सकते हैं ऑफिशियल वाले पे, ये ऐसे किसी मटेरियल में है इसमें थोड़ा गलत भी रहता है। फिर भी बाउंडेड ठीक है, तो MGF अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो यहाँ पे इशू तब आ सकता है जब A का MGF एग्जिस्ट ना करे, बट ऐसा मान के चलेंगे। मतलब C तो ठीक है, क्योंकि देखो अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि दिस ऐसा तब होगा जब MGF एग्जिस्ट करेगी, लेकिन MGF अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो, या आपको पता है ये सीरीज कब कन्वर्ज, जो मैंने निकाले हैं ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, दिस सीरीज विल कन्वर्ज फॉर, क्या कंडीशन होता है इस सीरीज को, ये जो सीरीज हम लिखते हैं AR⁻K फ्रॉम 0 to infinity, ये कब कन्वर्ज करती है। यस सर, ऑफिशियल में भी सी दिया है। इसका क्या कंक्लूजन क्या है, AR⁻K कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, क्या आएगा, आर लेस देन mod r लेस देन 1। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आएगा जो कि आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि AI का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमेशा लेस देन 1 होगा MGF। सो ये तब एग्जिस्ट करेगी इफ वो जो mod P इंटू MA1 इंटू T दिस इज लेस देन, है ना, ये क्योंकि वही यूज किया हमने, दिस इज लेस देन 1, क्या ऐसा गारंटी है। तो यहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए शायद हटा दिया होगा। और पहले वाले में क्या दिक्कत है, A1 to AK, K जब इन्फिनिटी तक जाए, क्योंकि K तो बाउंडेड नहीं है ना, K की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो फॉर अ फिक्स्ड K ठीक है वो तो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर K लार्ज है, मान लीजिए K इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो क्या होगा, है ना, मान लीजिए K इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे A1 से K तो यहाँ बाउंडेड नहीं है ना, K तो नेचुरल नंबर है, K इज अ नेचुरल नंबर, तो अगर K बहुत लार्ज है
तो क्या हम बोल सकते हैं बाउंडेड आएगा? फिक्स, कोई फिक्स फाइनाइट के है तो उसके लिए ओके है, बट फॉर लार्ज के व्हेन के टेंस टू इन्फिनिटी ये कहाँ जाएगी? सो दैट्स वाई मे बी गलत हुआ है ना। तो एक तो इसका रेस्ट्रिक्शन ये है कि हमने ये जो निकाले हैं ये तब होगा, दो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे, एक तो M A1T एग्जिस्ट, पहली गारंटी। मान लो जो A1 A2 थे वो इस तरह का मान लीजिए कॉची रैंडम वेरिएबल टाइप का हो गया, अगर A1 A2 जो है कॉची है तो फिर तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये MGF फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो MGF एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो ये तब आंसर होगा व्हेन MGF एग्जिस्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज, ये जो नंबर है लेस देन 1 होगा। दो कंडीशन यहाँ पे आता है। अच्छा, आप जानते हैं कि वो जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हाँ या ना? अगर आपसे पूछा जाए इसका मॉड क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, क्या ये होता है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए मुझे लग रहा ना कि यहाँ पे जो फेल करने का जो क्राइटेरिया है वो यहीं पे है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का मॉड हमेशा लेस देन 1 होगा, जो यहाँ चाहिए। पी बाहर कर सकते हो, पी तो नंबर है तो उससे आ जाएगा, क्योंकि मेनली तो वो भी लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि वो भी लेस देन 1 तो प्रोडक्ट तो लेस देन 1 ही होगा ना। दो नंबर जो लेस देन 1 है, प्रोडक्ट लेस देन 1 होना है, तो पी भी लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका प्रोडक्ट तो लेस देन 1। तो आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी और ये एग्जिस्ट भी करेगी। MGF में दो प्रॉब्लम है, MGF हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट कर भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मॉड लेस देन 1 हो। तो इन जनरल इसलिए आई थिंक उसने ऑप्शन नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि MGF एग्जिस्ट करती है और इसका मॉड लेस देन 1 है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यही एडवांटेज है कि इट ऑलवेज एग्जिस्ट, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो दो रेस्ट्रिक्शन आएगा वो तो ओके होगा, है ना? तो ये है एटलीस्ट कि, तो यहाँ पे ठीक है ना, ये गलत इसलिए भी हो सकता है क्योंकि MGF जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे, और अगर करता भी है तो जरूरी नहीं कि मॉड लेस देन फाइनाइट हो, क्योंकि यहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं कहा है कि ए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, बस बाउंडेड बोला हुआ है ना, और कुछ नहीं कहा है कि क्या। तो मेनली MGF का मॉड लेस देन 1 होना जरूरी नहीं है, एंड दैट्स वाई ये इसलिए शायद हटा दिया इसको। और सी तो ठीक है, ये डी फिर जरूरी नहीं है सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ए और माइनस ए जरूरी नहीं सिमेट्रिक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। बचा ए का, ए बाउंडेड है तो हमने कहा फॉर फिक्स्ड के बाउंडेड होगा, बट फॉर वेरी लार्ज के क्या होगा, है ना? तो आई थिंक फॉर वेरी लार्ज के ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर सकती है, सम में बी अनबाउंडेड फॉर वेरी लार्ज के, है ना, व्हेन के टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मान लो A1 A2 बाउंडेड ही है, लेकिन A1 A2 A3 AN, तो के टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस सम में टेंड टू इन्फिनिटी, तो मे बी दैट्स वाई अनबाउंडेड हो गया होगा। तो ठीक है आई थिंक, तो देन आई ऑल्सो एग्री, ठीक है। सो ये लॉजिक्स हो सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी ये तो ठीक है, क्योंकि MG दिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट एंड मॉड लेस देन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, देखते हैं। 19 का डी। 20 19 का डी। 19 सर डी पार्ट। लेस देन इक्वल टू 0 मोर, इसका मतलब 0 इज द मीडियन, है ना? तो क्या 0 मीडियन होगा इसका? देखिए XY इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, मीन दोनों का 0 है, वेरिएंस दोनों का 1 है। सो क्या जरूरी है कि दोनों मीडियन, ये मीडियन का डेफिनेशन है एक्चुअली, मीडियन इज 0। सो मीडियन इज 0 ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ये देखना है आपको, है ना? क्योंकि अच्छा अगर कॉन्टिन्यूअस है तब, यहाँ पर कुछ ऐसा बोला नहीं है ना, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, क्योंकि 0 दोनों तरफ इंक्लूडेड है ना। हाँ, क्या लिखा था हमने डेफिनेशन कि अ नंबर x इज कॉल्ड मीडियन इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन आता है?
तो ई एक्स ई वाई 0 है, वेरिएंस दोनों का 1 है, और जेड एक्स प्लस वाई है। सो ई ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो भी 0 है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस 0 हो गया। सो मतलब वही ई ऑफ जेड जो है आपका वो 0 है, एंड वेरिएंस ऑफ जेड इज 2। नाउ द क्वेश्चन इज, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बोला है तो डिस्क्रीट भी हो सकता है ना, ऐसा। डिस्क्रिप्ट में ऐसा कोई एग्जांपल है जहां वेरिएंस 1 आता हो, मीन 0 आता हो, अगर डिस्कार्ड करने की कोशिश करे तो। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ मीडियन की डेफिनेशन क्या है, 0 इज मीडियन इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन था, सी डी एफ हाफ तब करते हैं जब कॉन्टिन्यूअस होता है। पीएथ क्वांटाइल कंडीशन होता है ना, उसमें ये था कि x लेस देन इक्वल टू 0, दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0, दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो मोर देन इक्वल टू हाफ। ये डेफिनेशन है मीडियन का, ये इन जनरल। अब यहाँ ये बोलना चाह रहा कि z मोर देन इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस होगा तो ठीक है 0, बट डिस्क्रीट में तो 0 दोनों तरफ इंक्लूडेड है। अगर डिस्क्रीट हुआ कोई ऐसा रैंडम जहां 0 पे मास है मान लीजिए, तो वहां डिफरेंस क्रिएट होगा ना, इक्वल है। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर हम इसको लिखे, सो ये है z लेस देन 0 इज इक्वल टू z मोर देन 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ से हटा दिया। तो ये चीज़ है, क्या ऐसा होगा कि लेस देन 0 मोर देन 0 इक्वल हो। तो ये सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा तभी ऐसा होगा, ऐसा बोल रखा है सिमेट्रिक अबाउट 0 है। हाँ, सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा तो ऐसा होगा। तो ये कंडीशन सिमेट्रिसिटी की हो गई ना, हाँ सिमेट्रिक की हो गई। सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा तो ऐसा होगा। अब गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना होगा, सही दिखाने के लिए एटलीस्ट प्रूफ है ना करना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, नॉर्मल मान लेते, जरूरी नहीं नॉर्मल होगा, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि नॉर्मल होगा। तो सो आई डोंट थिंक ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऐसा तब होगा जब सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा ना, यही बोलना चाह रहा, सिमेट्रिक अबाउट 0 0 और सिमेट्रिक अबाउट 0 है, और अगर मीडियन एग्जिस्ट करती है 0 इज अ मीडियन, वैसे ही होगा। कि 0 के इधर और लेस दोनों इक्वल है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, मीडियन डायरेक्टली तब निकालेंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, है ना। तो एक भी एग्जांपल आप ढूंढ लेते हैं जहां गलत दिखा देते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा ट्रू कैसे है, ये चीज़ है। अब ये तो है कि मीन 0 है, और यहाँ ये फिक्स नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो आप कहते ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं कि कॉन्टिन्यूअस ही है, इसने कहा है जस्ट एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, मीन दोनों का 0 है, वेरिएंस दोनों का 1 है, इंडिपेंडेंट है ना, ये बोल रखा है जस्ट। और आप ऐसे भी नहीं कह सकते ये हाफ हाफ आएगा, क्योंकि अगर डिस्क्रीट हुआ 0 पे प्रोबेबिलिटी हुआ तो, है ना, तो वैसा है।
तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी नहीं ऐसा ट्रू होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे कुछ हम ऐसा ट्राई कर सकते हैं, बट ये एग्जाम्पल ढूंढना ना वो नहीं है, देख सकते हैं कि कोशिश करके कि क्या होगा। वो तो पहले 3 ऑप्शन तो ओके है, इजी है, मेनली फोर्थ वाले में आपको देखना है। इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या होगा, काउंटर एग्जाम्पल ही बनाना पड़ेगा, कि ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल बनाइए जहाँ पे ऐसा हो। तो मेनली कोई डिस्क्रीट ही मिलेगा ऐसा, जैसे मैं बोल दूं कि मान ली एग्जाम्पल के लिए कि 3 है, और 3 पे प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं जैसे 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर बचा कितना 2/3, और यहाँ -3/2 है एग्जाम्पल के लिए। और या वैसा भी कर सकते हैं, -3 पे लेंगे तो अभी के लिए मीन कितना आएगा इसका, वैसे ले मीन, सो 0 आ जाएगा, या ऐसा जेर बना सकते हैं। एंड वेरिएंस निकालें, फिर उसके अकॉर्डिंग वेरिएंस देखना पड़ेगा क्या आता है। सो वेरिएंस ऑफ x अगर लिखते हैं तो 9 इंटू दिस 3 प्लस 9/4 इंटू 2/3 2 3, तो इस तरह से कुछ बनेगा, तो ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा सो दैट वैसा, जैसे ये आ गया 9/2 आ गया, तो वैसा बनाओ कि यहाँ पे ये आ जाए 2 आ जाए फॉर एग्जाम्पल। अब इस केस में है ना, मीन 0 जैसे मैं कर दिया, तो आप इस नंबर को ऐसे एडजस्ट कीजिए कि क्या हो जाए, जैसे हम ऐसे एडजस्ट करेंगे इस नंबर को कि यहां पे बस नंबर एडजस्ट करना है जहां पे वेरिएंस 2 हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स करना पड़ेगा। और अगर एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा ना, और मीन 0 है, और तो ये ट्रू हो जाएगा मुझे लगता है ना, कॉन्टिन्यूस के लिए। बट डिस्क्रीट में जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कॉन्टिन्यूस में ट्रू हो जाएगा डी ऑप्शन, बट डिस्क्रीट में जरूरी नहीं है। और उसने कहीं कहा नहीं है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, अब जरूरी नहीं है तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा, जरूरी है तो देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये क्या लिखना चाह रहे हैं, चलो इसको ऐसे ट्राई करते हैं CDF के थ्रू, है ना। तो ये क्या है, CDF ऑफ z एट 0, और ये आपका है प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0, एंड प्लस आ जाएगा, तो 0 अलग कर दिया, तो 1 माइनस CDF ऑफ z एट 0, तो यहाँ से आ गया टोटल कि 2 टाइम CDF ऑफ z एट 0 इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी z एट 0, यही ना। And then we have fz at 0 is 1 plus probability z is equal to 0 and upon 2, यही है ऐसा। ऐसा मुझे फॉल्स लग रहा है, लेकिन आंसर की में क्या है, इसका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आंसर की में क्या दे रखा है, ट्रू है कि फॉल्स है आंसर की इसका। पहले 3 तो इजी है डिसाइड करना, आई थिंक फोर्थ वाला देखिए क्या कह रहा है, लेकिन उसके लिए इस तरह कुछ काउंटर एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल मिला नहीं मुझे, बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ मिलेगा जहाँ पे ऐसा हो जाए तो देखना पड़ेगा। मेनली वैसे अगर बनाओगे, मान लो जैसे 3 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, और इस 3 पे अगर मैं ले लेता तो मीन 0 नहीं होता फिर, है ना, हमें मीन भी तो 0 करना है, तो वैसा सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1/3 ले लूँ, एंड x बराबर 0 पे भी 1/3, तो सिमेट्रिक हो गया 3 के अबाउट, तो यहाँ तो फिर वैसा हो जाएगा जो ये कह रहा है ना, वो तो वैसे ही सेटिस्फाई कर देगा जेड अगर ऐसा लेंगे तो।
देखना पड़ेगा फोर्थ ऑप्शन के लिए, है ना। बट प्रूफ तो मुश्किल है, जैसे प्रूफ कैसे करेंगे। सर डी ऑप्शन रॉन्ग है। रॉन्ग है, अच्छा। 1 2 3 इज करेक्ट। हाँ तो उसमें वही एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई डिस्क्रीट एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि ऐसे गलत है ना तब बोल सकते हैं जब एग्जाम्पल होगा मेरे पास। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे फॉल्स हो जाए, वो दोनों सेटिस्फाई हो और फॉल्स हो जाए, है ना, इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस में ओके है, बट होगा कि जनरली हम लोग कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं, कॉन्टिन्यूस मान लेंगे तो चारों सही हो जाएगा, ठीक है ना। और पहले 3 तो बेसिकली डायरेक्टली आ जाता है, फोर्थ वाला में जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस होगा ना तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये CDF हाफ आ गया, तो हाफ इज जीरो इज द मीडियन। कॉन्टिन्यूस में मीन मीडियन इक्वल रहता है जब सिमेट्रिक है जीरो के, तो मीन यहाँ जीरो आ चुका है तो मीडियन जीरो आ ही जाएगा कॉन्टिन्यूस में, ये है, ठीक है ना। इस तरह से है। तो फोर्थ गलत होगा, पर इस तरह कुछ काउंटर एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ना, इस तरह से होगा, देखना पड़ेगा। बताइए आप लोग और कोई सॉल्व करके आए हैं तो डाउट बताइए। टाइम है, खत्म हो गया, टाइम तो है अभी, है ना। तो अभी आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, है ना, कुछ ही लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो कल से अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा, पहले जितना आपने जैम गेट के सिलेबस के जो टॉपिक्स किए गेट के स्पेशली, तो उन टॉपिक के नेट में जितने क्वेश्चन ट्राई करके आओ, फिर हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर मैं ट्राई करके फिर डिस्कस करूंगा, ये है। बाकी जैम गेट के पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट गेट के तो कंप्लीट कर ही लो, गेट तो लोग दे ही रहे होंगे, स्पेशली जो लोग PhD करना चाह रहे होंगे उनके लिए। और ट्राई करेगा तो ट्राई करके आओ, ट्राई करके आओ, डाउट पूछे, डाउट क्लास में भी डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी, ठीक है। डाउट नहीं तो मैं ये स्टॉप करता हूँ।